नमस्कार, मैं हूं ओमपाल और अलर्ट भारत न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से जानते हैं, देखते हैं अलर्ट भारत न्यूज़ को कि अलर्ट हमेशा आपको अलर्ट रखता है और हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। आज हम उदयपुर की एक ऐसी प्रतिभा से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उदयपुर के एक ऐसे टैलेंट के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ उदयपुर में, न सिर्फ राजस्थान में, बल्कि विश्व पटल पर उदयपुर शहर का नाम चमकाया है, जिनकी फिल्में पहले भी आई हैं और जिनकी हालिया रिलीज फिल्म पर चर्चा करने के लिए आज हम इस लोक कला मंडल की खूबसूरत सी ऑडिटोरियम में हम आए हैं। तो आइए बात करते हैं कविराज लाइक से। सर, स्वागत है आपका। कविराज, अभी से शुरू करते हैं। आपकी फिल्म आ रही है दहाड़, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपको रीमा काकती, जोया अख्तर, विजय वर्मा और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों के साथ काम करना? तो कहीं डर, फियर कुछ था या फिर कॉन्फिडेंस था अंदर से कोई NSD से आए हैं और देख लेना जो जी? डर तो नहीं था, पर ये होता है कि जब हम ऑडिशन देते हैं मुंबई में, जनरली आज अब ऐसा होने लगा है कि आपको ब्रीफ दिया जाता है प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर को, आपका कैरेक्टर क्या है। तो जब मैंने इसका ऑडिशन दिया, सो ऑडिशन वॉज इन बांद्रा। मैं अपने घर से बांद्रा गया ऑडिशन देने। मुझे नहीं पता था क्या प्रोजेक्ट है, मुझे सिर्फ इतना पता था राजस्थान बेस्ड कोई स्टोरी है जिस पर सीरीज़ बन रही है। वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने पहला राउंड दिया ऑडिशन का, तो अच्छा लगा, देख के एक अच्छी फीलिंग आई कि ठीक है। दूसरा राउंड जब दिया तो दूसरे राउंड में उन्होंने मुझे बुलाया, तब उन्होंने मुझे डिटेल बताई, तो थोड़ा सा मेरी उम्मीदें जाग गई और ऐसा हो गया कि इसमें तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे रीमा मैम के साथ काम करना था। रीमा काकती का नाम सुना है, जोया अख्तर का नाम सुना है, तो बड़ी उम्मीदों के साथ मैं गया और उन्होंने मुझे होल्ड कराया कि होल्ड करिए, हम रीमा मैम को ऑडिशन भेजें। एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे बता दिया कि यू आर डन, यू आर सिलेक्टेड। आई वॉज वेरी हैप्पी। कॉन्फिडेंस था क्योंकि उससे पहले एक फ़िल्म कर चुका था, कुछ TVCs कर चुका था, पर मुंबई में किसी का भरोसा नहीं होता। आज भी मैं लड़ रहा हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। तो फिर जब हो गया सब कुछ, तो उन्होंने मुझे शूट डेज बताई, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। मैं कहा तो छोटा सा कैरेक्टर है या ऐसा है वैसा। सो दे वर लाइक सर ट्रस्ट करिए, इम्पोर्टेंट। मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला कि उसके 2 सीज़न और हैं, उसमें भी आपको इन्वॉल्व करें जी। तो थोड़ा सा खुशी मिली दिल को और मैंने कहा ओके डन। सेट पे जब पहुंचा, पहला दिन था, बीकानेर में शूट किया था, ठंड थी और पहुंचा था रात को 8 बजे और सुबह 5 बजे से शूट था। तो 5 बजे तैयार होकर एक्साइटमेंट में पहुंचा। रीमा मैम से जब पहली बार मिला वैनिटी के बाहर, तो रीमा मैम ने पहली मुलाकात में मुझे इतना कॉन्फिडेंस में डाल दिया। उन्होंने बस उनके पहले शब्द थे कि तुम करो, मुझे बस ये इमोशन चाहिए और बाकी तो तुम अपने हिसाब से करो। तो जब एक डायरेक्टर आपको इतना फोकस में रखता है तो आपको खुद बहुत खुशी होती है। सो ये था। और हाँ, पहली बार सोनाक्षी के साथ भी जब शॉट दिया था, या गुलशन देवैया सर के साथ, सोहम शाह के साथ, सो कभी किसी ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम स्टार हैं, आप अभी बिगनर हो। सबका एटीट्यूड जो था, या खैर वो थोड़ा सा हमारी मेहनत भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, आप किसके साथ कैसे डील करते हैं। तो आप जब उन्हें दिखाते हैं कि हम मेहनती हैं और हम भी आपको उतना ही देंगे जितना आप हमें देंगे, तो दूसरे लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो रिस्पेक्ट मिली सेट, चाहे इस पे हो चाहे अफवाह पे हो। तो अफवाह की बात आपने की, 2023 में आपकी अफवाह भी उठी, मतलब आपकी फिल्म आई अफवाह पे ज़रा सी बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रीमा मैम के बारे में जानना चाहेंगे। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, तो उनके साथ जब आपने काम किया, आपने कहा कि पहले ही दिन सेट पे बड़ा कॉन्फिडेंट कर दिया उन्होंने आपको, तो एक्सपीरियंस किस तरह का रहा कि एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, एक बड़े टीचर के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मैं एक ही किस्सा बताऊंगा आपको। आप बहुत लोगों ने देखी होगी, शायद अब देखने वाले होंगे, बट इसमें एक सीक्वेंस है, ट्रेन सीक्वेंस, जहाँ पे मुझे एक पटरी पे बांध दिया गया था और करीब ट्रेन को थोड़ा सा दूर रोक दिया गया था। वो नहीं आनी थी, पर वो ट्रेन दूर से चल के उस मार्ग तक आनी थी और मैं अकेला पटरी पे बंधा हुआ था। तो जब पहली बार ये एक्सपीरियंस था, तो मन में डर था और वो डर कहीं ना कहीं झलक के बाहर आ रहा था कि अगर ट्रेन आ गई तो क्या होगा। तो
पहला ड्रोन शॉट हुआ, दूसरा शॉट हुआ, तीसरे शॉट से पहले रीमा मैम मॉनिटर से उठ के खुद मेरे पास आई और उन्होंने आके मुझसे बोला, कविराज कुछ नहीं होगा, अगर ट्रेन आई मैं तुमसे पहले आगे कूद जाऊंगी। तो उनका ये कहना ही काफ़ी था। असल में मुझे पता है मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, 2 स्टंटमैन इधर खड़े हैं, 2 इधर खड़े हैं कैंची लेके रस्सी काटने के लिए। बट उन्होंने आके मुझे जो कॉन्फिडेंस फिर से दिलाया कि कुछ नहीं होगा, अगर ट्रेन आ गई यहाँ तक तुमसे पहले मैं मरूंगी, हम सब मरेंगे तो सब मरेंगे। सो ये डायरेक्टर का छोटी चीज़ होती है, ये कहनी ही काफ़ी होती है कि एक्टर को ये होता है अरे यार डायरेक्टर तो मेरे लिए ही है। और ऐसी चीज़ें रीमा मैम, उसी सेट पे एक फ़ाइट सीक्वेंस है जिसमें मेरे एल्बो पे चोट लगी थी बहुत ज़ोर से, तो जैसे ही मैं गिरा वो शॉट ख़त्म हुआ और मैं शॉट तक कंट्रोल कर रहा था, ख़त्म होने के बाद मैं चीखा ज़ोर से, तो ये मुड़ गया था पूरा। और रीमा मैम आई, उन्होंने शूट रुकवा दिया करीब आधे से पौन घंटे तक कि जब तक ये ओके नहीं बोलेगा शूट कंटिन्यू नहीं होगा। तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यकीन दिलाती हैं कि डायरेक्टर जो है वो एक्टर के लिए काम कर रहा है और एक्टर को फुल सपोर्ट में रख रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस कमाल के थे, उनका सिखाने का तरीका ही ऐसा है। एक दूसरा बड़ा नाम आपके साथ इस फिल्म में था, जोया अख्तर। इनकी बड़ी लंबी विरासत है, फरहान अख्तर, जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर। उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? वो इसमें मतलब फिल्मी डायरेक्टर थी या को डायरेक्टर थी? जोया किस तरह से जुड़ी? वो असल में तो लिखने में भी थी और प्रोडक्शन तो है ही उनका, पर मेरे साथ ये हुआ कि मैं उनसे रूबरू सेट पे तो नहीं हुआ क्योंकि सेट पे मेरे जितने डेज थे वो रीमा मैम के साथ थे। और जोया मैम से मैं अभी प्रीमियर पे मिला था स्क्रीनिंग पे, बट नॉर्मल बातचीत हुई, इससे ज़्यादा उनसे इतना हुआ नहीं। सोनाक्षी के बारे में क्या कहें? वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, और आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है एज एन एक्टर, आपकी सुनेगी और बहुत मेहनती है। क्योंकि राजस्थानी एक्सेंट था तो सोनाक्षी के लिए बिल्कुल अलग चीज़ थी, बट शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन इट। वो बहुत मेहनत कर रही थी, सोचेगी अपने कैरेक्टर के बारे में, जो मुझे फील हुआ। क्योंकि हम जब करते हैं एज अ ट्रेन एक्टर या कुछ, तो हमें दिखता है कि कौन बंदा अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रहा है और कौन सिंपली इसको कर रहा है। सोनाक्षी समवन जो कंटिन्यूसली अपने कैरेक्टर के लिए सोचती रहती है और वो इसमें छलक के सामने आया है दहाड़। शी इज़ वेरी हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ। विजय वर्मा शायद NSD से हैं। विजय वर्मा NSD आप FTI से हैं और थिएटर बैकग्राउंड उनका रहा। आपका भी थिएटर बैकग्राउंड है, आप NSD से भी हैं और थिएटर भी आपने किया। उनके साथ किस तरह की केमिस्ट्री? सो विजय सर के साथ बेसिकली मेरा शूट तो नहीं था, पर उनसे मैं शूट पे मिला था और शूट पे जब मिला तब भी बहुत हम्बल थे। अभी जब हमने स्क्रीनिंग के बाद काफ़ी देर बातचीत की तो एक मुझे वो दिखा कि इंसान के अंदर एक बहुत आस होती है या एक उसके अंदर वो जज्बा होता है कुछ करने का। तो मुझे वो विजय सर के अंदर दिखा कि ही वाज सो हैप्पी। वो दूसरी बार देख रहे थे, तीसरी बार देख रहे थे, एंड ही वाज सो हैप्पी कि यार मैंने कुछ बढ़िया किया है और इसके बाद और बढ़िया करना है। तो उसी एक्टिंग के ऊपर हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई, सीरीज़ को लेके बातचीत हुई। और भूख जो है ना एक्टिंग की, वो है सभी में, पर उनमें मैंने वो भूख देखी, उनमें और गुलशन देवैया सर में कमाल की भूख है एक्टिंग। ये लोग दोनों बहुत मेहनती हैं और दोनों का ही ये है कि पता नहीं, मुझे बाय गॉड्स ग्रेस हमेशा ऐसे लोग मिले जो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, चाहे कितने बड़े स्टार हों। तो थैंकफुल टू दैट। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आप मुंबई हैं, आप फिल्में कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज जिस जगह हम बैठे हैं, ये लोक कला, यहाँ भी आपने खूब सारा थिएटर किया है और अभी भी हालिया शायद कल कोई कहानी का मंचन है जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? मम्मी पापा से, कोई टीचर थे या कोई फ्रेंड्स इस तरह के थे जो एक्टर थे? तो ये जो थिएटर का चस्का है, अभिनय का चस्का है, आपको कहाँ से लगता है? किस तरह से फिर यहाँ से होते हुए आप NSD पहुँचते हैं, बॉम्बे, उस सफ़र पर लगा अपने सफ़र? छोटा था, शायद 1.5-2 साल का, तब पहली बार स्टेज पे तो उतार ही दिया था मेरे मम्मी पापा ने, और तब
समझ थी नहीं, करता गया। स्कूल में भी काफ़ी थिएटर किया और ग्रुप हमेशा से द परफॉर्मर्स ग्रुप जो है हमारा उदयपुर में, उसके साथ ट्रैवल करता गया, शोज़ करता गया। तो बचपन से लोग कहते थे है कुछ तेरे अंदर, पर तब मस्ती मजाक के दिन थे, खेलने कूदने के दिन थे, तो इतना सीरियसली नहीं करता था। जो करता था बिंदास करता था। फिर उसके बाद 12th के बाद सडनली मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम थिएटर में ग्रेजुएशन करो। सो बड़ौदा से MS यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज है जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया ड्रामा में। और ड्रामा में ग्रेजुएशन किया। तब तक भी टू बी वेरी फ्रैंक मैं इतना सीरियस नहीं था एक्टिंग को लेके। मुझे लग रहा था ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ 3 साल बाद, तो फादर ने मुझे बोला NSD अप्लाई करो। और मैंने कहा ठीक, उन्होंने बोला करते हैं। NSD अप्लाई किया और मन में यही सोच के गया था, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अगली बार अप्लाई नहीं करूँ, बॉम्बे चला जाऊँगा सीधा। तो NSD अप्लाई किया। तो इसका अलग किस्सा है, बहुत बढ़िया किस्सा है, बाद में मैं सुनाऊंगा। NSD अप्लाई किया, एनीवे सिलेक्ट हो गया मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं अगर NSD के लिए कहूँ तो NSD एक ऐसी जगह है जिसने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। 2 जगह हैं मेरी ज़िंदगी में, बड़ौदा भी मैं इतना नहीं मानता जितना एक ये जगह जहाँ हम बैठे हैं और NSD। ये 2 जगहों ने मेरे लिए, मतलब ये मेरे मंदिर, मस्जिद, चर्च सब कुछ है, गुरुद्वारा। और NSD में जाके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब थर्ड ईयर ख़त्म होने आया तब लगा कि अभी तो बहुत कुछ रह गया। पहले कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता है कि सब सीख लिए, चलो अब कर लेंगे, बॉम्बे चलने के लिए तैयार हैं या थिएटर करने के लिए तैयार हैं। थर्ड ईयर ख़त्म होते होते आखिरी प्ले था आषाढ़ का एक दिन, उसका शो ख़त्म हुआ और हम रो रहे थे ये सोच के कि यार अब NSD में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये जगह ने हमें जो दिया है, NSD की जर्नी अलग रही। फिर उसके बाद पास आउट होने के बाद मैं यहीं आया उदयपुर। मैंने 2 साल उदयपुर में थिएटर किया। मैंने काफ़ी बैचेस बच्चों के साथ वर्कशॉप्स की, यहाँ से काफ़ी बैच निकाले बच्चों के। और 2018 के आसपास मुझसे कहा गया कि अब बॉम्बे जाओ, तो मैं बॉम्बे गया। 2017 बॉम्बे गया। फिर उसके बाद 2000 में पहली बार इंडिया में वर्ल्ड थिएटर ओलंपिक्स हुआ था और थिएटर ओलंपिक्स में आई वाज परफॉर्मिंग इन 4 to 5 प्लेस। तो उसके लिए 6 महीने मैं कभी दिल्ली, कभी भोपाल, कभी उदयपुर, कभी जयपुर ट्रैवल करता रहा और 6 महीने बॉम्बे से विदा ले लिया। 2018 में फिर से बॉम्बे गया। थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम मिलने लगे। 2019 से शुरुआत, 18 से शुरुआत हुई, TVCs की छोटा मोटा कुछ किया। 2019 में पहली फिल्म मिली। 2019 के बाद 2020 में स्टार्टिंग में ही दहाड़ शूट की और 2020 में लॉकडाउन लग गया। 2 साल का कड़ी सज़ा मिली हम सबको और एक्टर्स को सबसे ज़्यादा। फिर 2022 में मैं फिर से गया, बट थोड़ा सा मन अब ऐसा लगा हुआ है। फिर 2022 में हमने अफवाह की और 2023 है, अब तो काम आ रहा है और धीरे धीरे और काम आने वाला है। 2022 में 2 फिल्में और की, अभी नाम नहीं बता सकता, वो आनी बाकी है। एक फिल्म अभी ऑन फ्लोर जाना है। ये छोटे से में मेरी जर्नी है, वरना सब बोल रहे हैं। मैं आपके पापा के बारे में जानना चाहूँगा, वो किस तरह की पर्सनैलिटी है, ख़ास तौर से आपकी लाइफ में। एज एन फादर कितने स्ट्रिक्ट हैं, एज एन डायरेक्टर कितने मोटिवेटेड हैं और कितना मोटिवेशन आपको देते हैं, और एज एन मेंटोर उनकी क्या भूमिका आपकी लाइफ में, वो ज़रा बताएं। He is the first mentor of my life, obviously. So, as a father तो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे। मतलब घर पे जनरली ऐसा कुछ नहीं होता जो उन्हें ना पता हो मेरे बारे में। और लेकिन जब हम यहाँ आते हैं या हम काम करते हैं तो वो एक चीज़ है जो मैंने आज तक ऑब्जर्व की, मेरे फादर ने कभी आज तक मेरी तारीफ नहीं। सो और आई थिंक यही चीज़ है जो मुझे आगे खींच के ले जा रही है, क्योंकि शायद जिस दिन उन्होंने मेरे मुंह पे मेरी तारीफ़ कर दी और शायद मैं हार मान लूँ या मैं सोच लूँगा कि चलो हो गया,
तो वो एज एन मेंटोर या एज ए डायरेक्टर, हाँ ये है कि एज ए डायरेक्टर जब वो मेरे से काम करवा रहे होते हैं हमारे क्लैशेस भी होते हैं, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस अलग, मेरी थॉट प्रोसेस अलग कहीं आके मिलती है, बट क्रिएटिव क्लैशेस हमारे ज़रूर होते हैं और वो होने ज़रूरी भी है, क्योंकि हम दोनों किसी एक बात के लिए अग्री कर जाएं तो फिर वो काम जो इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। एज एन मेंटोर ये है कि ऑब्वियसली चलने से लेके भागना सिखाया, तो एज एन मेंटोर बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे वो और हैं हमेशा। मेरे लिए दो फिगर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मेरे फादर हैं और एक पद्मश्री राज बिसारिया सर, लखनऊ से, प्रोफेसर राज बिसारिया सर। असल में राज सर मेरे दादा फिगर हैं और मेरे फादर तो हैं, तो इन दोनों ने ही वो कहते हैं ना मार मार के एक्टिंग सिखाना, दोनों का ही है। और अभी भी ये है कि अगर किसी गलत राह पे हल्का सा चला जाओ तो फिर से वो पकड़ के खींच के लेके आना, और मारना नहीं, प्यार से समझाना कि देखो ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये। बस बाकी तो फादर के लिए या गुरुओं के लिए जितना कहूँ शब्द होंगे ही नहीं, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। आपकी जनरेशन के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे लोगों को लगता है आजकल की जनरेशन खासतौर से कि आप जिम चले गए आप हीरो हो गए, आपने 6 पैक्स बना लिए आप हीरो बन गए, या आप गुड लुकिंग हैं आप हीरो बन गए। मतलब बाहर वो काम कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे एक्टर को एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? ये छोटे शहर के लोगों के लिए भी, बड़े शहर के लोगों के लिए भी, सबके लिए। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज के लिए? मुझे लगता है कि अपनी बॉडी से ज़्यादा अगर अपने इमोशंस पे काम करें तो बेहतर होगा, और दूसरा इसे और इसे साफ रखें। अगर ये साफ नहीं होता है तो एक्टिंग में झलकता है, एक्टिंग क्या किसी भी फील्ड में झलकता है। और हम जिस फील्ड से हैं हम आर्टिस्ट कहते हैं, चाहे हम एक्टर हों, चाहे हम डायरेक्टर हों, चाहे हम पेंटर हों, डांसर हों। अगर दिल साफ नहीं होगा तो चाहे दिल के ऊपर 4 लाइन बना के यहाँ 8 लाइन आ जाए, जो 8 पैक्स कहते हैं, बट वो सब कुछ हो नहीं पाएगा जो आप करना चाह रहे हैं। ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो, ऑब्वियसली मैं भी इस जनरेशन का हूँ, बट आज की जनरेशन की जो ये आदत हो गई है ना सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ दिखाने की, नो डाउट दिखाना चाहिए, ठीक है, बट कभी कभी वहाँ तब दिखाना चाहिए जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया से हर चीज़ नहीं सीखी जा सकती, कभी कभी गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। तो खुद पे मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे आपको देखेंगे। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, वक्त लगेगा नो डाउट, बट उस वक्त के साथ आप खुद ज़्यादा सीखेंगे। तो जो मेरी मतलब थिंकिंग है, जैसे यहाँ भी मैं जब बच्चों के साथ काम करता हूँ, मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि अपने इमोशंस पे, अपने वर्ड्स पे, अपनी स्पीच पे काम कर लो। बॉडी तो क्योंकि एज़ पर कैरेक्टर आपको बनानी है, किसी कैरेक्टर के लिए मैंने भी गेन किया है, किसी कैरेक्टर के लिए मैंने भी कम किया है, वो आपको भी करना होगा। तो आप अगर 6 पैक लेके या फिर एक पूरा चिट्टी शक्ल लेके या 6 फीट की हाइट, ऑब्वियसली हाइट तो नहीं कम कर सकते, बट कुछ एक पर्टिकुलरली कुछ लेके जाएंगे तो आप टाइपकास्ट होंगे। और अगर आपको टाइपकास्ट ही होना है तो फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप टाइपकास्ट नहीं हो सकते। मतलब जो मुझे लगता है कि आपको वर्सेटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस वर्सेटैलिटी के लिए टोटल बॉडी, अपना फेस, अपने हेयर, अपना बोलना चालना, अपना मेकअप, हर सब कुछ चेंज करते रहना ज़रूरी है, ऑब्वियसली इमोशंस के साथ। जी, तो कविराज बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, काफ़ी कुछ थोड़ा सा समय में आपसे जाना और बहुत कुछ जानना बाकी है। बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए, और अलर्ट भारत न्यूज़ हमेशा अपनी शुभकामनाओं के साथ आपके साथ है, और आप भी हमें शुभकामनाएं दीजिए। अलर्ट भारत न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने मुझे स्लाइड समझा। मैं बस ये चाहूँगा कि जो अच्छी बातें हैं वो सब तक पहुँचती रहें और सही तरीके से पहुँचें, और शायद ये न्यूज़ उसका काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कविराज लाइक, जिनकी वेब सीरीज़ दहाड़ अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है। आप लोग देखिएगा, उसका आनंद लीजिएगा, और आपके शहर उदयपुर के इस एक्टर को आप सराहिएगा, क्योंकि जब आप सराहना करते हैं, जब आप प्रोत्साहन देते हैं, तो उदयपुर की प्रतिभाएं बहुत दूर तक जाती हैं।
बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ, क्योंकि इसी तरह की प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, आपकी गुफ्तगू करवाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।